बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान याकूब खान। नाज़रीन, आज भी सियासत के हवाले से अगर हम देखें तो प्रोग्राम में बात करेंगे कि पीटीआई और हुकूमत दोनों तरफ से मुज़ाकरात जो हैं, अगरचे वो एक डेड लॉक पे ख़त्म हो गए हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद ये अब दोबारा ना हो, लेकिन एक हल्की सी उम्मीद की किरण अभी बाकी है और वो ये कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने यह कहा है कि जो मुज़ाकराती टीमें हैं वो अभी दोनों जो हैं तहलील नहीं की जाएंगी, लिहाजा ये उम्मीद की जा सकती है कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं, लेकिन ये कब होंगे इसका अभी कुछ पता नहीं। इसके अलावा आज ही प्रोग्राम में हम इस बात पे भी ज़रूर डिस्कस करेंगे कि मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात जो हैं उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और आज भी बलूचिस्तान में हमारे 18 जवानों ने शहादत का जाम नोश फरमाया है और उसके अलावा पिछले 24 घंटों में ये कहा जा रहा है ISPR की तरफ से और सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से कि 23 से ज़्यादा जो दहशतगर्द है उनको जहन्नम वासिल किया गया है। इसी तरह KPB में यही सूरत आ रहा है और हमारे जो जवान हैं वो अपनी जानों का नजराना पेश करके भी मुल्क में अमन की फ़िज़ा बरकरार रखने के लिए कोशां हैं। आखिर में हम बात करेंगे कि ट्रंप ने जो अपने इक़्तिदार संभालते ही चीज़ें की हैं, जो इक़दामात किए हैं और जो पॉलिसीज़ उन्होंने अनाउंस की थी उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। तारकीन वतन की गिरफ्तारियाँ शुरू हैं और फिर टैरिफ के हवाले से जिन ममालिक पर नए टैरिफ किए गए हैं कि तो फिर क्या आलमी तजारत इससे मुतासिर होगी तो किस हद तक, इन सब मामलात पे गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले इससे हमारे साथ मौजूद हैं नामवर कानूनदान जनाब अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब। थैंक यू वेरी मच नियाज़ी साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने जो मुज़ाकराती कमेटियाँ बरकरार रखने का फ़ैसला किया है, तो क्या आपका भी यही फ़ैसला है या आपकी पार्टी वो मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर देगी? देखिए इमरान साहब, स्पीकर साहब ने जो बात की है उसका हमारी पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है क्योंकि ये इमरान खान साहब का फैसला है। उन्होंने मुज़ाकरात जो थे वो ख़त्म कर दिए थे और वो इस वजह से ख़त्म किए थे कि जो हमारी डिमांड्स थी दो कि आप कमीशन बनाएं, हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाएं जो इन्वेस्टिगेट करे 9 मई को और 26 नवंबर को, और 9 मई में इन्वेस्टिगेट करे कि क्यों सिक्योरिटी लेयर्स उस दिन नहीं मौजूद थी और उसके अलावा जो 24 घंटे की सिक्योरिटी फुटेज है, कैमरास की फुटेज है, ये उसको जाके एग्जामिन करे और उससे इर्द गिर्द की चीजें सारी एग्जामिन करके फाइंडिंग दे और 26 नवंबर पे देखे कि किसने ऑर्डर किया फायरिंग करने का, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग जो है उन मिसिंग है, कितने लोगों की सर्जरीज हुई, ऑपरेट हुई, ये सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करे। और इसके लिए सिर्फ एक हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन ही किया जाना था, हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन बन जाना था, इसमें कोई लंबी बातचीत नहीं होनी थी। लेकिन हुकूमत की क्योंकि नीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से इमरान खान साहब ने इसको खत्म कर दिया है। अब वही बहाल कर सकते हैं इन मुज़ाकरात को, अदरवाइज हमारी तरफ से उनका एंड हो चुका है। लेकिन न्याजी साहब, आप क्योंकि एक कानूनदान भी हैं तो ये बताएं कि हुकूमती जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जी अगर कोई केस अदालत में हो और उस पर फैसला भी आ जाए और इस तरह की चीज़ हो तो फिर शायद वो कहते हैं जी जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी हम पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं। देखिए इमरान साहब, ये बिल्कुल गलत बात है कि अगर एक केस है किसी भी इंसिडेंट से रिलेटेड, उसका जो केसेस हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स में चल रहे हैं तो उस पर कमीशन नहीं बन सकता। क्यों, जो कमीशन होता है उसके जो TOR होते हैं, जो उसकी कैपेसिटी होती है, उसका जो टास्क होता है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू एक क्रिमिनल कोर्ट, क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट ने तो गिल्ट डिटरमिन करना है जो जुर्म हुआ है। कमीशन के बड़े ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं जिसपे उसने काम करना है। बेसिकली उसने ये डिटरमिन करना है कि वहां पे सिक्योरिटी लैप्स क्या था 9 मई को और 24 आवर्स की जो फुटेज है वो क्या है, ये सारी चीजें डिटरमिन करना है। उनका जुर्म हुआ, किसको सजा देनी है, किसको जेल भेजना है, कमीशन ये काम नहीं करता, ना वो कभी करता है। वो एक फाइंडिंग देता है ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे
और साथ साथ इसके जो 26 नवंबर है उसकी भी इसी तरह कमीशन की फाइंडिंग होगी, जिसका वहां पे जो जुर्म हुआ है उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो दोनों की डिफरेंट एम्बिट्स हैं, दोनों के डिफरेंट जो क्या कहते हैं आप दायरा इख्तियार ही डिफरेंट होता है, क्रिमिनल कोर्ट का या जुडिशल कमीशन। जहां तक पार्लियामेंट्री कमीशन की बात है, देखिए हमारा इससे बहुत सख्त इख्तिलाफ है। पार्लियामेंट्री कमीशन जो है वो हमारी नजर में ना उसके अंदर कोई पावर होगी, ना कोई उसकी सकत होगी कि वो इन इतने बड़े जो एक नाखुशगवार इवेंट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर सके इंडिपेंडेंटली और इम्पार्शली। क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी के कमीशन की क्या सकत है, क्या उसकी वुकत है, ये तो आप देख लें। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जाज चौधरी साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी किए, चेयरमैन सेनेट कर रहा है, वो क्या एक सुपरिटेंडेंट ने इंप्लीमेंट नहीं किए, तो ये तो इनकी वैल्यू है। और हमारी अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी के जो चेयरमैन है हामिद रजा साहब हो गए, बाकी मेंबर्स हैं कमेटीज के, उनके घरों पे छापा मारा जाता है, उनके मदरसों को सील कर दिया जाता है। ये सारी चीजें हैं, ये पार्लियामेंट्री कमेटीज के चेयरमैन के साथ ये हो रहा है। तो ये बाकी पार्लियामेंट्री कमेटी का कमीशन क्या कर लेगा? सो ऑल वी नीड इज अ हाई पावर्ड जुडिशियल कमीशन जो इंडिपेंडेंटली काम करे, इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करे। उसका इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है कि इसको फलाने केस में सजा होनी है या नहीं होनी, उसकी अपनी चीजें उसने डिटरमिन करनी है, जिस एरिया में जाके वो करेगा। बैरिस्टर साहब, हुकूमत जो है उनका तो ये मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि पीटीआई चाहते ही नहीं थी मुज़ाकरात, और उन्होंने इसीलिए सारे माहौल को इस तरह बना दिया कि वो मुज़ाकरात से फ़रार चाहते थे। आप क्या समझते हैं कि जो मुज़ाकरात की नाकामी है या डेड लॉक है, उसकी ज़िम्मेदार वाकई पीटीआई है या हुकूमत है? देखिए, इन मुज़ाकरात की जो नाकामी है उसका जिम्मेदार अगर तयन करना हो, वो बड़ा आसानी से आइडेंटिफाई हो सकता है। और मेरी नजर में हुकूमत वक्त है। उसका रीजन ये है क्योंकि हुकूमत को थोड़ी सी बोनाफाइडिस दिखानी थी। देखिए, हमने ये पहले वो डिमांड नहीं रखी जिसमें टाइम लगना था, तो हमने तो बड़ी सॉफ्ट सी 2 डिमांड थी, जिसके लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बन जाता। भाई मेरी मर्जी का जज ना बिठाए ना, आप अपनी मर्जी का जज उसमें बिठा दें। मैंने तो कहा कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाए, सुप्रीम कोर्ट के जज बैठा हो, तो उसमें आपको खौफ किस चीज का है? तो इस हुकूमत को जो खौफ है अगर उसकी इंडिपेंडेंट कार्रवाई हो जाती है, तो इस हुकूमत को कहीं मुंह दिखाने के काबिल जगह नहीं मिलेगी। तो यही वजह है कि इससे को छुपाया जा रहा है और इनकी नीयत ठीक नहीं है, तो आगे मुज़ाकरात नहीं बढ़े। अदरवाइज ये कमीशन बना देते, मुज़ाकरात आगे चलते। और हमें क्या है, देखिए हमें इन्होंने कहा आप मुल्क का इंटरेस्ट है इस मुज़ाकरात करें, हमने कर लिए जी, रिटर्न में दें, हालांकि जरूरत नहीं थी, रिटर्न में दे दी। हमारी तरफ से तो सारे अच्छे नेक नीति से हमने बोनाफाइड स्टेप्स लिए, लेकिन हुकूमत जो है वो चाहती नहीं है कि ये चीजों की इन्वेस्टिगेशन हो फेयर इंडिपेंडेंट। क्यों अगर हो गई तो हुकूमत का जो एक काला चेहरा है वो अयां होगा इस मुल्क के अवाम के सामने, इंटरनेशनल वर्ल्ड के सामने। सो ये फेयर इन्वेस्टिगेशन से दूर भाग रहे हैं। दिस इज द रीजन मुज़ाकरात फेल हुए। अब अबूज़र साहब ये फरमाइएगा कि जो आपने सारी गुफ्तगू की है वो तो ठीक है, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब जो कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान भी थे, उनका ये कहना है कि जनाब मुज़ाकरात तो अब ख़त्म हो गए हैं। पीटीआई ने अगर अपनी सज़ाएं माफ़ करवानी है बानी पीटीआई की, तो फिर सदर के पास जाएं। तो क्या ऐसी कोई तजवीज़ थी ज़ेरे गौर के बानी पीटीआई की सज़ाएं माफ़ करवाई जाएं? देखें, मेरे ख्याल से इरफान सिद्दीकी साहब को शायद जो उनको हमने कहा वो उनको सुनाई नहीं दिया या वो सुनना नहीं चाह रहे। वो अपनी तरफ से बातें बना के उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। हमने किसी की सजा की माफी की बात नहीं की। और जहां तक सदर की बात है, सदर के पास तो माफी फाइल करना हम अपनी तौहीन समझते हैं। हमने सिर्फ ये बात की थी जो लोग रिहा हों वो इसी वजह से रिहा हों कि उनके खिलाफ जो रियासत एक तो अब्यूज ऑफ पावर करती है एग्जीक्यूटिव, और जो जुडिशरी के अंदर इंटरफेरेंस करके इंश्योर किया जाता है कि हमारे लोगों को सजा हो या वो जेल में रहे अंडर ट्रायल होते हुए, उस चीज को रोका जाए। ये हमारी डिमांड थी। ना हमने किसी से कभी माफी मांगी है, ना कभी हमने कोई जुर्म कबूल किया है। इरफान सिद्दीकी साहब या उनकी लीडरशिप को शौक होगा माफी मांग के 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बाहर भागने की या कभी जद्दा जाके सेटल होने की, यहाँ पे एग्रीमेंट करके। इमरान खान ने ना माफी मांगी है, ना उनकी कोई लीडरशिप में से कोई माफी मांगेगा, ना उनके वर्कर्स में से कोई माफी मांगेगा, क्योंकि हमने जुर्म नहीं किया, हम विक्टिम्स हैं। हमें इंसाफ चाहिए जो हम मांग रहे हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आपने जो 8 तारीख को 8 फरवरी को एहतजाज का ऐलान किया है,
तो एक तरफ देखें दहशतगर्दी के इतने वाक़यात हो रहे हैं, सिक्योरिटी इदारों के लोग रोज़ जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, और आप जो हैं KP में भी और दूसरे इलाकों में भी अगर एहतजाज करेंगे तो फिर उन्हें दुश्मन को मज़ीद मौका नहीं मिलेगा। देखिए इमरान साहब, बिल्कुल इस मुल्क में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का इशू है, लेकिन यही तो ये दहशतगर्द जो इस मुल्क में अफरा तफरी करना चाहते हैं, जो दहशतगर्दी करते हैं, वो यही चाहते हैं कि इस मुल्क में जो आइन है और इस मुल्क में जो एक लॉ एंड ऑर्डर है वो सस्पेंडेड रहे और लोग अपने घरों में बैठे रहें और इस मुल्क में कुछ अच्छी चीज ना हो, वह इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो या कोई भी एक्टिविटी हो। ये सोच के कि इस मुल्क में दहशतगर्द जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, लोग घरों में बैठे अपना बुनियादी हक एक्सरसाइज नहीं करें, तो मेरे ख्याल से ये तो उनको, उनकी सोच को, उनके स्टेप्स को कामयाब करने के मुतरादिफ होगा। हमारा एक आईनी हक है, 8 फरवरी को हमारा मैंडेट छीना गया, हमारा बुनियादी हक है, हम उसको एक्सरसाइज करेंगे और हम बताना चाहते हैं कि हमारा मैंडेट पे किस तरह डाका डाला गया फॉर्म 47 के थ्रू, तो वो तो हम करेंगे। और यहाँ पे तो देखिए दुनिया भरी पड़ी है ऐसी मिसालों से, जब इनफैक्ट जंगें भी हो रही थी, लोग लड़ रहे थे, पूरे स्टेट्स की जंगें चल रही थी, फिर भी उस मुल्क में इलेक्शंस भी होते रहे, इलेक्टोरल प्रोसेस भी एक्टिव रहा, पॉलिटिकल प्रोसेस भी एक्टिव रहा। तो हम अपने इदारों को बंद नहीं कर सकते इस डर से, और ना हम अपना कोई बुनियादी हक सस्पेंड कर सकते हैं, उससे अवाम को महरूम कर सकते हैं कि दहशतगर्दी का खतरा होगा। इससे दहशतगर्द ही जीतेंगे अगर हम घरों में बैठ जाएंगे। मेरे ख्याल से इससे मुल्क का ही या अवाम जो है उसका ज्यादा नुकसान होगा, दहशतगर्दों को खुशी मिलेगी अगर हम घरों में बैठेंगे। तो बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपके मुखालफिन ये भी कहते हैं कि जी आप तो इस इंतज़ार में थे, यानी PTI की क़यादत इस इंतज़ार में थी कि ट्रंप के इक़्तिदार संभालते ही अमेरिका से कॉल आ जाएगी, और आज तो वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी कह दिया कि जी हमें तो कोई कॉल नहीं आई अमेरिका से और ना ही किसी कॉल के आने का इम्कान है। तो क्यों आपने अपनी इतनी नज़रें अमेरिका पे लगाई हुई हैं? देखिए रिकॉर्ड पे है सब चीज, हमारी ना कभी पार्टी ने कहा, ना मैंने कहा या इमरान खान साहब ने कहा कि अमेरिका से कॉल आएगी और उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो सारे मसाइल हैं इमरान खान साहब के वो खत्म हो जाएंगे। हमने कभी अमेरिका से ये बात नहीं की कि हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेयर करके तहरीके इंसाफ को रिलीफ दिया जाए। देखें, हमने सिर्फ एक बात की कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूनाइटेड नेशंस है, फॉर इंस्टेंस अमेरिका भी है, उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल ट्रीटीज पाकिस्तान ने साइन की हैं, जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस की हैं, उसके अंदर जो पाकिस्तान की स्टेट की जिम्मेदारियां हैं, इंश्योर किया जाए कि वो पूरी कर रही हैं। क्योंकि अगर आप एक ट्रीटी साइन करते हैं, कोई भी मुल्क जब वो साइन करता है, रेटिफाई करता है, तो उस मुल्क का कानून बन जाता है। हम कोई खिलाफ कानून बात नहीं कर रहे थे। जहां तक अमेरिका की खुशनुदी की बात है, देखें मोहसिन नकवी साहब अमेरिका में मौजूद रहे, तरह तरह के लोगों को मिलते रहे, और जिस शख्स को मिलते थे, जिस लीडर को मिलते थे, कांग्रेस के मेंबर को मिलते थे, क्योंकि पूरी दुनिया को इस चीज का एहसास है कि पाकिस्तान में जोर जबरदस्ती से एक कानून के खिलाफ, आइन के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ हरकत करते हुए इमरान खान साहब को जेल में रखा गया है। अगर कोई इस मुल्क में आइन को इम्प्लीमेंट करने की बात करता है, जमहूरियत को फरोग देने की बात करता है, तो मेरे ख्याल से वो बुरी चीज नहीं है। बहुत शुक्रिया अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब, आपने अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब की गुफ्तगू सुनी। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खलील ताहिर सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। खलील ताहिर सिंधु साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। सबसे पहले ये बताएं कि मुज़ाकरात तो बज़ाहिर ख़त्म हो गए हैं, लेकिन स्पीकर साहब ने मुज़ाकराती कमेटियाँ बरकरार रखी हैं, तो क्या अभी कोई आप समझते हैं चांस है दोबारा मुज़ाकरात के शुरू होने का? जी बहुत शुक्रिया इमरान यकूब साहब। यू बीइंग एज ए वेरी सीनियर एंड सीजनड एंकर पर्सन, मैं समझता हूँ कि आप ये बात ज़रूर समझेंगे कि स्पीकर साहब ने फिर भी एक आला रवायत का मुजाहरा किया है और अभी तक उन्होंने डी नोटिफाई कमेटीज़ नहीं की कि शायद, लेकिन अगर ये नहीं करना चाहते तो फिर ये इनकी मर्ज़ी है। मैं तो हैरान हूँ बड़ा बिल्कुल इन पर टोटली कि ये किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जिनसे ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो इनसे नहीं करना चाहते। जिनको इन्होंने मीर जाफ़र का, मीर सादक का, डर्टी हैरी का, हाँ इनका 50% काम हुआ हुआ ये मानते हैं, वो नहीं मानते। अल्टीमेटली तो इमरान यकूब साहब आप मुझसे भी बेटर ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं
अल्टीमेटली तो मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान ही होते हैं। अगर आप ये कॉन्स्टिट्यूशन मेरे सामने पढ़ा है, इसमें किसी जगह पे भी नहीं लिखा कि आप आर्मी से मुज़ाकरात करेंगे, और इसका हल निकाला जा सकता था। बेशक जो ये मांग रहे थे वो कंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र नहीं था, वो तो काम नहीं हो सकता था। जुडिशल कमीशन तो नहीं बन सकता किसी सूरत में भी, क्योंकि जब भी कोई कोर्ट जो है, कॉम्पिटेंट कोर्ट किसी केस की जो कॉग्निजेंस ले लेती है, चार्ज फ्रेम हो जाता है, सजाएँ हो जाती हैं, व्हाट्सएवर इवन कॉग्निजेंस ले ले, उसके बाद इनसे जिससे मर्जी पूछ लें। मैं भी छोटा सा कानूनदान हूँ, आप किसी से पूछ लें, उसके बाद जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता किसी सूरत में भी। ये जो जुडिशल कमीशन एक्ट है 1956, उसके तहत इसमें ये इट्स क्लियर कट कि जुडिशल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। फिर भी इनको 7 दिन, हमारे जो 7 वर्किंग डेज़ का मतलब यही था कि वो 28 को पूरे होने थे। तो इमरान याकूब साहब इनको चाहिए था कि ये वेट तो करते कम से कम, ताकि हमारी तरफ से जवाब सुनते या जो भी आता कोई ना कोई इसका दरमियानी हल निकाला जा सकता था। अगर 12 मुतालबात हों या 15 हो या कुछ भी हो तो कुछ ना कुछ हल हो जाते हैं, सारा कुछ हल नहीं होता। लेकिन पता नहीं अभी क्या है, पहले भी ये पहाड़ पे चढ़े हुए थे, फिर अंदर हो गया, उसके बाद ये सेनेटर साहब, और आप ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार कौन है, हुकूमत या PTI? जब जिस दिन बैरिस्टर गौहर साहब ने ऐलान किया, माय सीनियर एडवोकेट, उनको सिर्फ पता था, इनकी अपनी टीम को नहीं पता था। ये वो बातें जो हम ऑफ द रिकॉर्ड करते हैं अपने दोस्तों से, PTI के दोस्तों से, उनको भी नहीं पता था। असल में इनके पास मैंडेट ही नहीं था। ये जब इधर आते हैं तो और बात होती है, जब ये अडयाला जाते हैं, बानी से मिलते हैं, उधर इनके लिए कोई और एटीट्यूड होता है। तो फिर इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब भी ये बार बार यही कह रहे, पहले भी इन्होंने कि हम धरना देंगे, ये करेंगे, पहले भी 3 धरने दे के देख लिया। इस तरीके से मसाइल हल नहीं होते। आप देखें ना, बड़े बड़े काम हुए हैं, दूसरे जंग अजीम हुई, क्या लीग ऑफ नेशन बनी तो मुज़ाकरात के ज़रिए से बनी थी ना। इस तरीके से तो नहीं हो सकता कि जो ये कहें मतलब अनोखा लाडला खेले को मांगे है चांद, ऐसे इमरान याकूब साहब नहीं हो सकता। तो मैं तो टोटल हाँ वेट करते हैं हम, अगर किसी बात से ना करते 28 को तो फिर जिम्मेदारी हम पे आयद होती थी। इन्होंने तो बिल्कुल वेट ही नहीं किया, और 7 वर्किंग डेज़ का इनको मतलब भी समझ नहीं आया। हालांकि देयर आर सो मेनी कॉम्पिटेंट पीपल इन द मुज़ाकराती टीम, लेकिन इन्होंने नहीं वेट किया और ख़ुद ही उसको ख़त्म कर दिया। इसके बावजूद आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मियां मोहम्मद शहबाज साहब ने इनको दावत दी है। उसका भी इन्होंने, आज मैं देख रहा था कि अली गौहर साहब मजाक उड़ा रहे थे कि ये बिल्कुल जिस तरह से तमस्कराना लहजा होता है, और तो ये अच्छी बात नहीं है। अब किससे मुज़ाकरात करें, ना ये किसी चीज़ को मानते हैं। इनके ज़हन में पता नहीं क्या सवार है, जो इनके ज़हन में सवार था वो भी ख़त्म हो गया कि शायद ट्रंप आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। दोनों इंडिपेंडेंट्स। संधू साहब, ये फरमाइएगा कि PTI के कुछ रहनुमा तो ये कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ये तो पर्ची आने पे मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो जाते हैं। तो ये पर्ची, किस पर्ची का जिक्र करते हैं, कहाँ से आती है वो पर्ची? कोई पर्ची नहीं जी। अगर इतनी जुर्रत है, इतनी हिम्मत है तो बताए ना कहाँ से पर्ची आती है। आप भी समझते हैं हमारी जमात के स्ट्रक्चर को, बल्कि सबको समझते हैं। क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर ये मुज़ाकरात शुरू हो सकते थे? वो सदर हैं पार्टी के, तो जहाँ की ये बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की, ये उनके पास भी गए हैं। चलिए आज मैं बात ओपन कर देता हूँ, ये उनके पास भी गए हैं। उन्होंने भी इनको यही कहा है कि आपने मुज़ाकरात करने हैं तो पॉलिटिकल जमातों से करने हैं, क्योंकि उन्होंने पहले इनको ला के सारा कुछ हो गया, देख लिया है। मतलब जिस लेवल पे इनकी फिल्थी लैंग्वेज और बोलते थे उनके ख़िलाफ़, और फिर 9 मई किस तरीके से उससे अपनी जान छुड़ा सकते हैं। क्या उसमें सजाएं नहीं हुई? क्या उस फैसले को उन्होंने तस्लीम करके रहम की अपील नहीं की? मैं एज ए लॉयर ये कह रहा हूँ कि मैं रहम की अपील उसी वक्त मर्सी पिटीशन करूँगा जब उस फैसले को तस्लीम करूँगा। उसके बाद इनके लोगों को रिहाई नहीं मिली, तो अब ये फिर उन लोगों का इन्होंने इस्तकबाल किया, उनको इन्होंने हाथ डाले, और वही वकील थे इनके जो इनके आम दूसरे अदारों में केसेस में वकील है, हमारे काबिल एहतराम भाई जो वकला हैं। तो इसलिए मुझे नहीं समझ कि इनके क्या कोई जोम है किसी बात का, लेकिन ये होता है। हम ठीक है, लोग इनके साथ भी होंगे, लोग सबके साथ होते हैं, लेकिन ये जो होती है ना जी शख्सियत परस्ती, इट्स वेरी डेंजरस है इमरान याकूब साहब, वेरी डेंजरस। ये बहुत खतरनाक होती है, ये शख्सियत परस्ती के आसार में पड़े हुए हैं। खलील ताहिर सिंधु साहब, ये फरमाइएगा कि अब PTI ने 8 फरवरी को एहतजाज का और फिर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का जो ऐलान किया है, तो आप क्या समझते हैं मुल्क में जिस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और जिस तरह के हालात हैं, आज भी देखें बलूचिस्तान में 18 जो जवान हैं उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, तो ये जो मामला है इसमें आप क्या समझते हैं कि मज़ीद अनरेस्ट होगा या हुकूमत फिर इससे निपट लेगी? जी, इनको कोशिश करनी चाहिए। हमने आज वज़ीर दाखिला साहब ने भी कहा कि हमने, अगर इनकी बात आएगी तो हमने रिक्वेस्ट की है आप ऐसा ना करें। पहले भी इन्होंने 3 धरने दे के देख लिया, इनको कुछ हासिल नहीं हुआ। तहरीक चला के देख लिया, कुछ हासिल नहीं हुआ। ये कुछ भी हासिल नहीं होना,
ये एक फ्यूटाइल जिसको कहते हैं कि एक फालतू एक्सरसाइज होगी। और फिर उन लोगों को ये हाल नहीं पूछते जिन बेचारी माओं के बच्चे अंदर हैं, कभी इन्होंने पूछा तक नहीं है। आप देखें, उसको तो छोड़ दें, जो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब, एक ज़ीरक सियासतदान है, उन्होंने कहा कि कभी मुझसे भी रब्ता कर लिया करे। कभी आपने देखा कि किसी अपने वर्कर के उन्होंने बात को कैसे उठाई हो? तो जो NRO ये मांगते हैं, दूसरा अगर ये करते हैं इसके बावजूद भी कि हम चढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, तो फिर जो सियासत, जो रियासत है वो अपनी रिट कायम रखेगी और रियासत जो भी उसके पास मुमकिन या जो उसको आइन इजाज़त देता है उसके मुताबिक उस पर सख्ती से निपटा जाएगा जी। अच्छा सर, जमात इस्लामी भी तो IPPs के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ मुजाहरे कर रही है, तो हुकूमत क्या महंगाई कम करने में संजीदा नहीं है जो जमात इस्लामी को ये मुजाहरों की ज़रूरत पड़ गई? नहीं, जमात इस्लामी देखे लोग जिस तरह से भी जमात इस्लामी करती है, लेकिन आज तक ये नहीं वो करते। कम से कम इस लेवल पे उनको हम लेवरेज ज़रूर देंगे कि वो कोई नुकसान करे या आग लगा दे या जला दे या आगे से रबड़ की गोलियां चलाएं या पत्थर मारे या गलेल में बंटे मारे। नो, ऐसा काम वो नहीं करते। दूसरा, महंगाई के खिलाफ आप देखें, महंगाई 39 से 36 से सिंगल डिजिट पे आ गई है, 5% पे। अभी इनको रिचर्ड गर्नेल का बड़ा था जोम था कि वो ट्रंप का बड़ा करीबी आदमी है। अभी ट्रंप के अपने समझ लीजिए एक तरह के जो उसके किचन कैबिनेट के लोग हैं वो आए हैं यहाँ पे और उन्होंने इस बात पे आके कहा है कि हम यहाँ पे अपना सरमायाकारी करना चाहते हैं। इस तरह से और ज़्यादा बहुत सारे मुल्क जो हैं, आज लाहौर में मोहतरम CM साहबा से 19 लोगों के कमर्शियल अताशी मिले हैं। तो ये अच्छे साइंस हैं, महंगाई भी कम हो रही है। लेकिन अगर ये देखें, इस अपना जो मौशी इस्तेहकाम है वो सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन इनको समझाए कौन? तो किसी की तो बात मान लें कि मुज़ाकरात आएँ, कुछ करें, बात लिख के दें, और पहले भाग जाने के जाए मैं नहीं खेलता, मैं नहीं खेलता। इस तरह से ये तो बच्चों का खेल तो नहीं है सियासत करना ना। इनको समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या, करना क्या नहीं है। और इनके अपने बहुत सारे लोग हैं जो बड़े सोबर लोग हैं, उन्होंने खान साहब को कहा कि आप इस लेवल पे ना जाएं कि जहाँ से वापसी हटना मुश्किल हो जाए। तो ये करके देख लें, इनका अपना है। लेकिन महंगाई भी है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पूरी, शहबाज शरीफ साहब पूरी कोशिश है और उनकी पूरी टीम की। और अभी रिसेंट जब मौसम नकवी साहब भी वहाँ पे गए तो आप देखें तो वेरी सेकंड डे यहाँ पे टीम्स आ गई हैं और मिलना शुरू हो गई हैं। प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, दूसरे सरमायाकारों से मिल रहे हैं। तो ये इंशाअल्लाह खुदावंद के फजल से पाकिस्तान पे अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का साया है। पाकिस्तान में हालात बेहतर होंगे और आम आदमी का जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना ज़रूर और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, आखिर में सर ये बता दें कि इरफान सिद्दीकी साहब ने ये कहा है कि जी अब मुज़ाकरत तो गए ने मूक, तो अब अगर इन्होंने सज़ाएँ माफ़ करवानी है तो सदर के पास जाएं। तो क्या PTI की तरफ से इस तरह का कोई आपको इरादा जाहिर किया गया कि जी वो सज़ाएँ माफ़ करवा लें? जी, आर्टिकल 245 है उसको कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो कहता है कि अगर ये सजाएं सदर से माफ़ करवानी भी हो तो उससे पहले जो भी इनके पास पहले जो कहता है। लेकिन क्या PTI की तरफ से ऐसा कोई मुतालबा किया गया? नहीं, मैं बताता हूँ। उससे पहले इनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। जिन लोगों को सजाएं हुई हैं, जब सारे एग्जॉस्ट हो जाती हैं सारी चीज़ें, तो फिर दे कैन अप्रोच टू सदर। और ये जा सकते हैं, कोई पता नहीं, मतलब ये जा सकते हैं इस हद तक भी कि अपना NRO के लिए ज़रदारी साहब के पास भी जा सकते हैं। बाकी अगर ज़रदारी साहब समझेंगे कि ये काबिल रहम हैं या काबिल तरस हैं तो वो माफ़ कर देंगे। वो उनकी अपनी सदर की सवाबदीद है जी। बहुत शुक्रिया खलील ताहिर सिंधु साहब। नाज़रीन, आपने खलील ताहिर साहब की गुफ्तगू सुनी। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो नया टैरिफ लगा दिया है मुख्तलिफ ममालिक के, उससे आलमी तिजारत पर क्या असरात होंगे, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रंप हलफ उठाने से पहले ही काफ़ी अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से जो दिए थे दे चुके थे, लेकिन हलफ उठाने के बाद उन्होंने अब अपनी पॉलिसीज़ पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने की पॉलिसी आलमी तिजारत पर क्या असरात छोड़ेगी और क्या अमेरिका जो है वो मैक्सिको, कनाडा और चीन पर पाबंदियाँ लगाने के बाद अपने बिज़नेस को फ़रोग दे सकेगा? ये और इस तरह के दीगर सवालात के जवाबात जानने के लिए आज हमने तकलीफ़ दी है माहिर मौशियात जनाब हारून शरीफ साहब को। थैंक यू वेरी मच हारून साहब, आपने वक्त दिया। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि ये ट्रंप की जो टैरिफ बढ़ाने की पॉलिसी है मुख्तलिफ ममालिक के लिए, आलमी तिजारत पर यह क्या असरात छोड़ेगी? जी, दुनिया बहुत तब्दील हो गई है, सियासी तौर पे भी, मुआशी तौर पे भी। जो आज से 20-25 साल पहले ग्लोबलाइजेशन हो रही थी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो ओपन कर रहे थे कि आप सस्ती चीज़ें बनाएं ताकि अमेरिका के कंज्यूमर्स उनसे फ़ायदा उठा सकें, जिससे चीन ने और ईस्ट एशिया ने भरपूर फ़ायदा उठाया।
अब ये चीज़ें रिवर्स हो रही हैं, रिजेंटमेंट आ रही है, क्योंकि चीन एज ए मेजर ग्लोबल पावर, एज ए थ्रेट अब दुनिया में आ गया है अमेरिका के लिए। अब अमेरिका और यूरोप हर जगह जो है एक ओवरऑल प्रोटेक्शनिज्म का माहौल है कि हम अपनी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करें, लेबर की इमिग्रेशन को रोकें, टैरिफ्स बढ़ाएं। और ट्रंप ने क्योंकि इलेक्शन इस पे जीता है और उन्होंने ये करना था, और उनका कहना ये है कि चाइना जो है वो हमें अपनी मार्केट स्पेस देता नहीं है और अपनी सस्ती चीज़ें बना के हमारी टेक्नोलॉजी से वापस भेजता है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? इससे चाइना इसीलिए जो 10 साल से नई मंडियां खोल रहा है, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसमें सीपैक एक हिस्सा है, चाइना खित्ते में मंडियां खोल रहा है क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये टाइम आना है, और अब वो टाइम आ गया है। तो अब ये टैरिफ बढ़ने से होगा क्या कि अमेरिका में कीमतें बढ़ेंगी, डिमांड कम हो जाएगी। ये ट्रंप वगैरह हाई टेक्नोलॉजी और ये जो एलन मस्क की गाड़ियां हैं इनको प्रमोट करेंगे लोकली। अब 2 स्कूल ऑफ थॉट है, एक कहते हैं कि लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इनकी पॉपुलैरिटी गिर जाएगी क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ें ये है कि वो जो मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन का स्लोगन है उसमें लोग एंटी चाइना सेंटिमेंट को बाय कर लेंगे और चीन की चीज़ों की खपत गिरती जाएगी और चीन की इकोनॉमी रिलेटिवली स्लो डाउन हो जाएगी। हारून साहब यहाँ ये सवाल भी बड़ा अहम है, ये फरमाइएगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी लगा दी है ब्रिक्स ममालिक को कि अगर आपने अपनी करेंसी जो है वो बना ली या कर ली लागू तो उसके बाद फिर टैरिफ 100% हो जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि ये वार्निंग कितनी कारगर साबित होगी? पहली बात तो यह है कि ब्रिक्स कंट्रीज अपनी करेंसी बनाने के लिए तैयार नहीं है अभी, और ना उनके पास अपना कोई सेंट्रल बैंक है, ना कोई सेटलमेंट सिस्टम है। बस ये बातचीत जरूर होती रही है और बहुत से मुल्कों ने बायलैटरली करेंसी के स्वैप्स के ऊपर काम किया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तरह ब्रिक्स कोई नई करेंसी अपने लिए अभी लॉन्च कर सकते हैं। हाँ, अगर ये इसकी कुछ कोशिश होती है तो ये जो ट्रेड वॉर है ग्लोबल, ये मजीद इंटेंसिफाई हो जाएगी। अभी जो हार्ड करेंसीज है, डॉलर है, डॉइच मार्क है, पाउंड है, स्विस फ्रैंक है, जापानीज येन है, दुनिया की अभी भी 80% तजारत इनमें ही हो रही है। अभी तो मुझे लगता ये है कि ये जो इस वक्त ये ज़्यादा सियासी है और इसके ऊपर ज़्यादा कुछ थिंकिंग नहीं की गई है। हमारे जैसे ममालिक के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वेयर डू वी स्टैंड इस पूरी सूरत हाल के अंदर। एक तरफ अपॉर्चुनिटी है कि हम चीन को एक वैल्यू प्रोपोजिशन दे के जॉइंट वेंचर करके यहाँ चीज़ें बनाए और हम अमेरिका को और बाकी ममालिक को बेचें। दूसरी तरफ थ्रेट है कि हमें एक ब्लॉक को पिक करना पड़ेगा और हमारे ऊपर सियासी प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अमेरिका में जो गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी गई है, आपको याद होगा कि ट्रंप के पिछले दौर में भी इस हवाले से काफ़ी सख्ती की गई थी, तो अब तो गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर वहाँ से लेबर सारी निकल जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लेबर तो वही है जो गैर कानूनी तौर पे जाते हैं, तो इससे उनकी मईशत पे क्या असरात पड़ेंगे? ये देखिए, अमेरिका तो बना ही इमिग्रेंट्स पे है, और जब जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन बेचारों को इस्तेमाल करके सस्ता एक लेबर फोर्स मिला हुआ है जिससे अमेरिका की बहुत सारी मईशत चलती है। गैस स्टेशन चलते हैं, आपकी दवाइयों की दुकानें चलती हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री चलती है। अब सवाल ये है कि अगर उस पर क्रैकडाउन हो रहा है, जो कि वाकई हो रहा है, दोनों तरफ से, एक तो चीज़ें महंगी होगी टैरिफ लगने से चीन की, और दूसरी तरफ से लेबर कॉस्ट जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप जो है वो वाइट अमेरिकन को रिप्रेजेंट करता है और वाइट अमेरिकन जो है वो ऑड जॉब्स नहीं करते हैं, ना उनके पास स्किल्स हैं। तो अब ये मुझे लगता ये है कि ये जो उन्होंने अपने सियासी बयानात दिए थे और जिस पे अमल कर रहे हैं, कोई 6 माह के अंदर इसके ऊपर बैकलैश आना और कोई बैलेंसिंग शुरू हो जाएगी। ये बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए कि सबको ज़बरदस्ती पकड़ के आप निकाल दीजिए। सर, अगर इतनी महंगाई बढ़ेगी और दोनों सूरतों में जब बैकलैश आएगा तो अमरीकी अवाम तो भां कर उठेंगे। जी, यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि अमरीकी भी और कनाडा पे बेतहाशा प्रेशर आएगा,
तो ये जो उनके ऊपर खित्ते के प्रेशर्स हैं, बट एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप जो है और एलन मस्क वगैरह वो कुछ रैशनल थिंकर्स ग्लोबली नहीं है। वो इस वक्त बेच रहे हैं एक नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट कि जी हमने अमेरिका को सुपर पावर रखना है, हमने बाकियों को नीचे गिराना है, हमारी प्रोडक्ट बिकनी चाहिए। सवाल ये है कि वैल्यू फॉर मनी आप क्या ऑफर करते हैं। अच्छा सर, यहाँ चीन सर ये फरमाइएगा कि अमेरिका, बताइए सर ये फरमाइएगा कि अमेरिका ने जो मुख्तलिफ ममालिक की इमदाद बंद करने का ऐलान किया है, तो इससे उनकी मईशत पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये पॉपुलिस्ट है जी। यूएस एड इन एनी केस बंद हो जानी चाहिए, और ग्लोबली एड वैसे भी बंद हो रही है क्योंकि फ्री मनी इकोनॉमिक सिचुएशन इन अमीर ममालिक की अब वो नहीं रही। वो पैसा आपको देते हैं आईडीए क्रेडिट के नाम पर वर्ल्ड बैंक के थ्रू, जो सस्ता कर्जा होता है। जो एड थी एज ए टूल फॉर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसिंग इस्तेमाल होती थी, खास तौर पे मिलिट्री एड। अब ये जो यूएस एड के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में चल रहे थे इस वक्त हॉल्ट पे है। अगर खुल भी जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि एड आगे बढ़ेगी बल्कि श्रिंक होगी। और पाकिस्तान को ये फ्री मनी के माइंड सेट से मैं तकरीबन 6-8 साल से कह रहा हूं कि जितनी जल्दी निकल जाएंगे। आपने फ्लड्स में देखा हमें कुछ नहीं मिला, आपने देखा इन्होंने अभी फिर क्लाइमेट के नाम पे कोशिश की, कुछ नहीं मिला, लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर कुछ नहीं आया। हमें ग्लोबल सेंटिमेंट को और इकोनॉमिक चेंजेस को समझने वाले लोग चाहिए जो आपको गाइड करें। ये जो ओल्ड स्कूल हमारी रूलिंग एलीट है, जो ट्रांजैक्शनल है, जो फेवर्स पर, बाकी टैक्सेस पर, एड पर काम करती है, वो बैकफायर ना सिर्फ हो रहा है बल्कि बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान का मजीद बैकफायर होएगा। ना आप लोन पे कभी इकोनॉमिक रिवाइवल करते हैं, ना आप एड पे करते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी। अच्छा सर, एड से हमें ट्रेड की तरफ जाना पड़ेगा। तो हाल ही में जो अमरीकी वफ्द आया है और जो सरमायाकार उन्होंने मुलाकातें भी की हैं, तो हुकूमती लोग तो ये कहते हैं कि इससे बड़े तब्दीली आएगी, फ़ायदा होगा। क्या वाकई आप ऐसा समझते हैं कि एड से ट्रेड की तरफ जाने से पहले एड की बजाय इन्वेस्टमेंट चाहिए? लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करूं कि जो वफ्द वगैरह आए हैं, मैंने उसकी कंपोजिशन देखी है, पहले भी देखी है। देखिए, ये लोग जो हैं ये हमारी कोई इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं देख रहे हैं। ये तो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि जहां 4 पैसे बन लें, कुछ बेच लें, किसी कंपनी के शेयर खरीद लें। ये फंड मैनेजर होते हैं जो इक्विटी इन्वेस्टर हैं। हमें इनकी कतन कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, हमें तो चाहिए पैसा जो लॉन्ग टर्म के लिए आए, जिससे हम अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाएं, जिससे हम वैल्यू एडिशन बढ़ाएं, जिससे हम एक्सपोर्ट का बेस बढ़ाएं, जिससे हम नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जाएं। अगर कोई इन्वेस्टर आता है और यहाँ बेच बूझ के पैसे लेके निकल जाता है, तो उल्टा डॉलर का प्रेशर पाकिस्तान पे ज्यादा आता है। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब दुनिया जहान ये छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के साथ तस्वीरें खिंचानी शुरू कर देती है। ये लोग हमारे लिए बेहतर नहीं, हमारे लिए इस वक्त डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म जॉइंट वेंचर पार्टनर्स चाहिए, जो हमारी कंपनियों की कैपेसिटी बढ़ाएं, जो हमारी प्रोडक्शन बढ़ाएं। ट्रेड तो तब होगी ना जी जब बेचने के लिए चीजें होंगी। अभी तो पाकिस्तान नेट इंपोर्टर है, हम इतनी चीजें बनाते नहीं हैं। यहां पर मुझे एक बहुत सख्त इख्तलाफ है कि सियासी तौर पे बेचने के लिए हम हर तरह के इन्वेस्टर को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि गलत है। अच्छा सर, आप क्योंकि बिजनेस की रमज को भी समझते हैं, मौजूदा वजीर आजम की नब्ज को भी जानते हैं, तो ये फरमाइएगा कि हमें किस तरह के इन्वेस्टर्स चाहिए और वो कहां से आएंगे? जी, वो पाकिस्तान से आएंगे। जब तक हम पाकिस्तान के करंट टॉप के 25-30 इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं देते। मेरे पास इस वक्त कुछ $5 अरब के, मैंने प्राइवेट स्पेस में, मैं एक रीजनल फोरम पे काम करता हूं, हमारे पास पार्टनर्स खित्ते में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तानी खुद आगे आने पे तैयार नहीं। देखिए, बाहर वाला आके फैक्ट्रियां नहीं लगाएगा, बाहर वाला आपको टेक्नोलॉजी देगा, पैसा देगा और आपको एक्सपेंशन करने में हेल्प करेगा।
अब हमें इस वक्त इंसेंटिव पाकिस्तान के इंसेंटिव को देना है इन्वेस्टर को कि वो जॉइंट वेंचर्स करें चीन के साथ, सऊदी अरब के साथ, कतर के साथ, ताकि आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं और उसी चीज को खित्ते में बेचें। उसके लिए 3-4 इकदामात की। पहली, एक तो पॉलिसी इंसेंटिव चाहिए। नंबर 2, आपको फाइनेंसिंग, एक बैंक क्रिएट करना है जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करे। ये कमर्शियल बैंक्स का काम नहीं है, डेवलपमेंट बैंक का काम है। नंबर 3, आपको अपना प्रायोरिटी कंपैरेटिव एडवांटेज को टेबल पे रखना है कि हम बेच क्या रहे हैं। ना अभी तक मुझे कोई चैंपियन नहीं दिखाई दे रहा जो ये सिमत ले रहा हो। लोग इंतजार कर रहे हैं कि किससे पार्टनरशिप करें, कैसे चले। हम जो है G2G में फंस के रह गए हैं कि जी गवर्नमेंट को पैसा दे दो। गवर्नमेंट को पैसा अब कोई नहीं देता इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के अलावा। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि IMF का वफ्द जो आएगा ओवरव्यू करने के लिए चीज़ों को इस महीने के आखिर में, तो आप क्या समझते हैं कि वो आके अपने सारे मामलात को देख के क्या फैसला करेंगे? क्या मज़ीद सख्तियाँ आएंगी, मिनी बजट आएगा, या आवाम को कोई रिलीफ मिलने की भी तवक्को की जा सकती है? मेरा ख्याल है बहुत प्रेशर आएगा पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त डेस्परेटली टैक्स को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। इकोनॉमी बढ़ नहीं रही, आप उसी बेस को स्प्रेस किए जा रहे हैं। तो इनको अपने टारगेट्स को टिक करना है। जब भी आपकी पॉलिसी टारगेट को टिक करना होती है, वो अवाम दोस्त नहीं होती। हमें तो इस्लाहात चाहिए कि ऐसी कि जिससे मईशत आगे बढ़े। ये जो प्रोग्राम है इसको हम फ्रंट लोडेड कहते हैं, जिसमें पहले 2 साल में प्रायर एक्शंस और कंडीशंस ज्यादा है। अब वो देखते हैं कि पाकिस्तान उसको टिक कर पाता है। इस वक्त सियासी तौर पे पाकिस्तान को वेवर नहीं मिलेगा। पाकिस्तान का प्रोग्राम मैंने बहुत से 17-18 मुल्कों के रिसेंट देखे हैं। ये एक उनसे टफ प्रोग्राम है। ये कोई पाकिस्तान का होम ग्रोन एजेंडा को अभी रिप्रेजेंट कम कर रहा है, बट फाइनेंस मिनिस्टर डिटरमिन्ड है। देखें, शायद वो इसको टिक कर लें और बगैर किसी एग्जाम्पशन के इससे आगे निकल जाए। लेकिन प्रेशर पाकिस्तानियों पे बढ़ेगा, सियासी कोलेशन पे बढ़ेगा, क्योंकि सियासी कोलेशन अभी तक वही पुराने माइंडसेट में है। डोल आउट कर दे, ठेका दे दें, सड़क बना दें, MNAs को पैसे दे दें। अब इसकी गुंजाइश खत्म हो। सर, अभी तो अरबों रुपए की गाड़ियां अफसरों के लिए ले ली हैं FBR में, तो आप क्या समझते हैं इस तरह की इस्लाहात से चीजें बेहतर नहीं होंगी? ये तो बेवकूफ़ी की इंतहा है जी। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर ब्यूरोक्रेसी के पर्क्स को मोनेटाइज किया जा रहा है। कहीं भी घर और गाड़ियां अब नहीं मिलती। ये तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमारा अभी तक एक ओल्ड स्कूल पर्क्स, प्रिविलेजेस, पेटनेज, कॉन्ट्रैक्ट्स, हम तो पब्लिक तरफ अभी जा ही नहीं। हम पब्लिक पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे, मईशत का ढांचा नहीं बदलेगा। देखिए ना, ये जो आप गाड़ियां ले रहे हैं, एक कार की इंडस्ट्री है बैठी हुई है, क्योंकि आपके पास अभी मईशत का पहिया रिवाइव नहीं हो रहा है। उनकी तो चले गाड़ियां बिक जाएंगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कर्ज लेके कब आपको क्या ये करना बनता है? आपका काम है कि आप उनको पैसे दें, वो चाहे स्कूटर खरीदे चाहे मर्सिडीज खरीदे। ऐसे दुनिया अब चलती है। ये नहीं चलती कि सरकार पेट्रोनेज में बना के घर भी दे, गाड़ियां भी दे, ड्राइवर भी दे, ऑर्डरली भी दे, अखबारों का बिल भी पे करे। ये तो कॉलोनियल एक माइंडसेट में था और उसको हमने बढ़ा के मजीद कॉलोनियल कर दिया हुआ। ये नई जनरेशन तोड़ेगी, ये लोग नहीं तोड़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच हारून शरीफ साहब, आपने वक्त दिया। आपने हारून शरीफ साहब की बात सुनी। उनका कहना है कि नई नस्ल आके ये कॉलोनियल सेटअप जो है, कॉलोनियल माइंड उसको तोड़ेगी। मौजूदा क़यादत जो है उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। आज के लिए इतनी। आपसे मुलाकात होगी कल दोबारा प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।